नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन देख रहे हैं आप। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम सहकारी समिति से जुड़ी जानकारी देंगे। सहकारी शब्द का शाब्दिक अर्थ है साथ मिलकर कार्य करना। जब आर्थिक उद्देश्य के लिए साथ मिलकर काम किया जाता है तो सहकारी समिति बनाई जाती है। 1903 में भारतीय अकाल आयोग ने सरकार को भारत में सहकारी समितियों की शुरुआत को लेकर रिपोर्ट पेश करने की साथ ही साथ 1904 में पहला सहकारी ऋण समिति अधिनियम पारित किया गया। आजादी के बाद कई पहल किए गए और भारत सरकार ने 2002 में सहकारिता पर एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा की। फिर सहकारी समितियों के कार्य ने तेजी पकड़ी और सहकारी समितियों को सहकारी संस्था, सार्वजनिक नियम और इस निगम और सहकारी उपक्रम आदि के नामों से जाना जाता है। सहकारी समिति ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो अपने पारस्परिक लाभ के लिए स्वेच्छा से सहयोग करते हैं। ये एक स्वैच्छिक संस्था है जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी सदस्य इसका बन सकता है और स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ भी सकता है। सहकारी समिति की पूंजी सभी सदस्यों द्वारा लगाई जाती है और अगर संस्था पंजीकृत हो जाती है तो वह ऋण भी ले सकती है। साथ ही सरकार से अनुदान भी प्राप्त किया जा सकता है। अगर सहकारी समिति के सदस्यों को पैसे की जरूरत होती है तो कम ब्याज में उन्हें कर्ज भी मिल जाता है। कई सहकारी समितियां हैं जिससे कि आप वाकिफ भी होंगे, मसलन उपभोक्ता सहकारी समिति, उत्पादक सहकारी समिति, सहकारी सामूहिक आवास समिति इत्यादि। आज हम सहकारी समिति से जुड़ी हुई जानकारी आपको देंगे। ज्यादा जानकारी और सलाह देने के लिए इस वक्त हमारे साथ कानूनी विशेषज्ञ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका प्रदीप जी। प्रदीप जी आपको सहकारी समिति के तमाम नियम कायदे के बारे में आपको कानूनी जानकारी देंगे। आप भी इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। एक बार फिर से आपको पूरा विषय बता देते हैं। विषय आज हम जो लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं वो यही है कि सहकारी समिति से जुड़ी कानूनी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप फोन करिए। नंबर हमारा है 012061279337। दूसरा नंबर हमारा है 012061279338। इन दोनों ही नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और फोन करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो प्रदीप जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे सहकारी समिति की, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे, सहकारी समिति की कानूनी परिभाषा क्या है, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं। नेहा जी, जैसा कि आप जानते हैं नाम में ही होता है कि किसी भी क्वेश्चन का हम इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब अगर हम वैसे भी देखें कि एक दूसरे का कोऑपरेशन, ये एक ऐसी सोसाइटी होती है। सोसाइटी क्या होता है कि लोगों का समूह होता है। तो ऐसी सोसाइटी जिसके अंदर लोगों का समूह हो और वो एक किसी एक जैसे कार्य के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करे और सोसाइटी को प्रमोट करे। ये सोसाइटी का जो कार्य है ये लोगों की वेलफेयर के लिए भी हो सकता है। आपको मैं एक बात बता दूं कि कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है, ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। अगर आपको कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन करना है तो आपके साथ कम से कम 10 ऐसे लोग होने चाहिए जिनके की ऑब्जेक्ट्स कॉमन हो, एक तरह का ऑब्जेक्ट हो और वो उसके अंदर, क्योंकि किसी भी संस्था को रन करने के लिए नेहा जी आप जानते हैं कि पैसे का, फाइनेंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा उसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। मतलब जो सोसाइटी जब आप फॉर्म कर लेंगे तो उनके शेयर्स को खरीदना पड़ेगा। उनके शेयर्स, आप उसके शेयर्स के मालिक बनेंगे और इस माध्यम से आप उस सोसाइटी के अंदर कुछ पैसा इन्वेस्ट कर सकेंगे, जिसके कारण से इस सोसाइटी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करने में उस पैसे की मदद से हम फायदा उठा सकते हैं। अब मैंने जैसा अभी आपको बताया था कि इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से आप कुछ लोगों का भी भला कर सकते हैं। आजकल कोऑपरेटिव सोसाइटी के बैंक्स बहुत ज्यादा न्यूज में हैं और क्योंकि बैंक्स न्यूज में, तो उसमें कम छोटे जो ऋण होते हैं
वो भी छोटे लोगों को कम ब्याज दर के ऊपर अवेलेबल हो जाते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम ना सिर्फ अपना बल्कि कि जो डाउन ट्रोडन कंपनी है, जो डाउन ट्रोडन पार्ट ऑफ सोसाइटी है, गरीब लोग हैं, उनको छोटे ऋण देकर भी ये अपना सहयोग पूरा करते हैं सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट में। अब क्वेश्चन एक बात ये उठेगी नेहा जी कि जब एक सोसाइटी का निर्माण होता है तो निर्माण करने के लिए क्या उसके अंदर उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे मेंबर्स बनते हैं, उन मेंबर्स की क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब, और उसको अल्टीमेटली डिसाइड कौन करेगा, चलाएगा कौन। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर 1000 लोग हो गए तो 1000 के 1000 लोग सोसाइटी को चलाएंगे। तो उसके अंदर एक प्रोविजंस दिए हुए हैं, उनके तहत हम इनका कार्य करते हैं, सोसाइटी कार्य करती है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि इसमें जो मेंबर्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं और उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। मेंबर बनने के लिए नेहा जी सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि उस व्यक्ति की एज, जो उस आदमी के अंदर, जो उस सोसाइटी के अंदर मेंबर बनना चाहता है। एज का प्रावधान कोई फिक्स्ड एज नहीं है, लेकिन सर्टेनली जो एज का जो एक लिमिट है वो 18 से 60 साल का आदमी होना चाहिए। वो कार्यरत भी होना चाहिए, किसी बिजनेस में हो तो भी चलेगा, अगर वो कहीं एम्प्लॉयड है तो भी चलेगा। इस तरह के जब 10 लोग कम से कम मिलेंगे जिनका कि कॉमन ऑब्जेक्टिव हो, एक तरह की बात सोचते हो, और इसमें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि जब हम फॉर्मेशन करते हैं किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का तो हमें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के अंदर रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक अपना एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का पूरा एक प्रोग्राम बना के देना पड़ता है कि आपकी सोसाइटी को रजिस्टर क्यों कर दिया जाए। जैसा कि मैंने आपको अभी कहा था कि इसके अंदर लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी है, जनता के लिए गरीब लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी रहती है, छोटे कम ब्याज के ऊपर इनको ऋण दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार का इसमें इन्वॉल्वमेंट होना मस्ट है। मस्ट किस लिए है? क्योंकि सपोज करो आप एक सोसाइटी बना ली और सरकार की इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसके अंदर, तो कोई भी नेहा जी आजकल चीटिंग बहुत हो रही है, लोग पैसे लेके और भागते हैं, फिर केसेस होते हैं, गरीब लोग के लिए थोड़ा अमाउंट भी बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए जो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज है उसको आप जब आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन करने जाते हैं उस समय के ऊपर उसको अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स देने पड़ते हैं। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में कुछ भी हो सकता है, वो आप लोगों के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, आप उसमें हॉस्पिटल्स बना सकते हैं, आप उसमें कोई ऐसी गतिविधियां भी कर सकते हैं जिससे जनमानस का फायदा हो सके। तो वहां पर जब वो आपसे कन्विंस हो जाएंगे कि हाँ, और एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो रिक्वायर्ड होता है एज पर लॉ, अगर वो पूरी हो जाती है तो आपको रजिस्टर ऑफ सोसाइटीज वो सोसाइटी के गठन करने की अनुमति दे देता है। अब नेहा जी इसमें जब हम फॉर्म भरते हैं मेंबरशिप के अंदर, इसका प्रोसीजर क्या है रजिस्ट्रेशन की, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन है उसका बेसिकली कैसे होता है, किस तरह से क्या फीस होती है, कितने लोग चाहिए होते हैं, कौन उसको हेड करेगा, ये सब भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। नियति, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जब भी इस तरह की एक सोसाइटी का गठन होता है तो उसके अंदर लिमिटेड लायबिलिटीज, मतलब आप जब सोसाइटी का गठन करेंगे तो आपके ऊपर लायबिलिटीज भी हैं, क्योंकि आप एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट के बंधन में बनते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट जब आप किसी से इसके गठन के वक्त और क्या कुछ रहता है अहम, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ संदीप जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर लखनऊ से। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। सर पूछिए, क्या है आपका सवाल? संदीप जी सुन पा रहे हैं आप हमें? लगता है संपर्क टूट गया है। ठीक है प्रदीप जी, आप कंटिन्यू रखें। जी, तो मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि जब आप कोई सोसाइटी का गठन करेंगे उस समय के अंदर आपको कुछ ना कुछ आपकी लायबिलिटीज भी होंगी, आपकी ड्यूटीज भी होंगी। उन लायबिलिटीज जब आप किसी के
कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे किसी के साथ, आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं किसी के साथ इस सोसाइटी के माध्यम से। आप इवन जैसे कि मैंने कहा कि आपका क्योंकि जनमानस के लिए भी एक ड्यूटी बन जाती है और आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में लिखा भी जाता है कि आप किस तरह से उसको रन करेंगे, किन क्या क्या आपकी एक्टिविटीज रहेंगी, तो आपको कम दर के ऊपर लैंड भी गवर्नमेंट मुहैया कराती है, अवेलेबल कराती है। आपने देखा होगा कि शहरों में आजकल मल्टीपल स्टोरीज का और सोसाइटीज का ये एक चलन है। तो उसमें भी नेहा जी ऐसे ही होता है, इवन हॉस्पिटल्स वगैरह में भी यही होता है कि आपको सरकार कम लागत के ऊपर लैंड मुहैया कराती है किसी भी ट्रस्ट या सोसाइटी को, और उसके माध्यम से फिर आप ड्यूटी बाउंड हो जाते हैं कि आप उस पर कंडीशंस होती हैं कि आपको जैसे इतने % लोगों को कम से कम फ्री में इलाज करना पड़ेगा। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का कंसेप्ट आपको मालूम ही है। तो इसलिए जब गवर्नमेंट इस सोसाइटी का आप गठन कर लेते हैं तो गवर्नमेंट भी आपको कोऑपरेट करती है, क्योंकि बेसिकली आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स और आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो लोगों की एक तरह से मदद करना होता है। तो इसका प्रोसीजर क्या होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का? नेहा जी, कम से कम जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 10 लोग इसमें होने चाहिए। इन 10 लोगों में से 10 के कम से कम है 10, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। जब ज्यादा एक हो जाएगा तो आपको उन्हीं में से जो आपके मेंबर्स हैं उनमें से आपको एक चीफ प्रमोटर को चुनना पड़ेगा। मुख्य जो वो एग्जीक्यूटिव होगा उसका चीफ प्रमोटर, जो सोसाइटी को प्रमोट करेगा। तो इलेक्टेड मेंबर्स में से एक को आपको इलेक्ट करना पड़ेगा, जिसे कि आप चीफ प्रमोटर बोलते हैं। और उस चीफ प्रमोटर उसमें आप फिर अप्लाई करेंगे टू रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। एक आपको उस सोसाइटी के नाम से एक आपको बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। कुछ रजिस्ट्रेशन फीस होती है जो आपको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करनी होती है रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास, और उसके बाद आपको अपनी एक कॉपी ऑफ बायलॉज भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को सबमिट करनी होती है। जब आप ये सब के सब दस्तावेज जब आप ऑफिस में सबमिट कर देते हैं तब आपकी एप्लीकेशन का एनालिसिस होता है, और एनालिसिस के बाद अगर सरकार रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एक वहां पे बैठक होती है, और अगर वो ये देखते हैं कि आपने जो रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की दरखास्त दी है, एप्लीकेशन दी है, अगर वो एट पार है और वो उन सभी चीजों को कवर करती है जो कि उस टाइम पे रिक्वायर्ड होती है, तो वो आपका पंजीकरण कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या कुछ करना है ये प्रदीप जी लगातार आपको बता रहे हैं। आप देख रहे हैं लीगल हेल्पलाइन। हम तमाम दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि अगर आपका भी सहकारी समिति से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। प्रदीप जी मौजूद यहाँ पर हैं जो कि आपके सवालों का जवाब देंगे और आपको बताएंगे कि इसके लिए कानूनी रास्ता कौन सा और क्या सही है। सहकारी समिति का आज हमारा मुद्दा है, जिस मुद्दे को लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। प्रदीप जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बाकी जो दर्शक हमें कॉल करेंगे उसका भी हम सवाल लेते रहेंगे। लेकिन इस वक्त अब सवाल ये है कि सहकारी समिति बनाने की आखिर आवश्यकता क्यों होती है? जैसा कि नेहा जी मैंने कि इसके मल्टीफेरियस पर्पसेस होते हैं। जैसे कि अगर आपको बेसिकली क्या है, जो ए क्लास सिटीज जो हैं उनके अंदर लैंड का अभाव होता है। अब लैंड का जब अभाव होगा तो आपको मल्टी स्टोरेड कॉम्प्लेक्सेस लाने पड़ेंगे, या जनसंख्या किसी एक पर्टिकुलर एरिया की जनसंख्या आजकल वैसे विस्फोटक होती जा रही है, तो उनको अगर अच्छा इलाज कराने के लिए आपको लैंड मुहैया कराई जाती है, जिसके के ऊपर कोई सोसाइटी और ट्रस्ट अपना हॉस्पिटल्स वगैरह बना लेते हैं। उसका फायदा नेहा जी ये होता है कि कम रेट के अंदर अगर आप वैसे लैंड का पीस खरीदने जाएंगे तो मोस्टली जनता के वश में दिल्ली जैसे शहर में या बेंगलोर जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो एक पीस ऑफ लैंड खरीद के और उसके ऊपर अपना घर इरेक्ट करें। तो मल्टी स्टोरेज का कॉन्सेप्ट वहां से आया। दूसरा, आपको क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं देनी होती है, तो जब आप कम रेट पे अगर किसी हॉस्पिटल को अगर लैंड गवर्नमेंट अलॉट करती है तो उनकी कंडीशन होती है कि आप हमें इतने %, 15%, 20%, 25% लोगों को, आपको जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लोग हैं
उन लोगों को आपको फ्री में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करनी पड़ती जी। वहां पर भी कम रिजर्व सीट्स होती है कि 50-15% जी। जो इसका है नेहा जी वो यही है कि किसी तरह सरकार लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ना चाहती है और उनके माध्यम से ज्यादा लोगों को सुविधाएं प्राप्त कराना चाहती है। ये बेसिक इनका कंसेप्ट है। अब दो तरह की नेहा जी सोसाइटीज भी जो होती हैं, इनके भी जो ज्यूरिडिक्शन है जहां पर ये कार्य कर सकते हैं अपना, वो लिमिटेड स्फीयर होता है। ऐसा नहीं है कि एक सोसाइटी रजिस्टर हो गई तो वो कहीं कुछ भी करेगी। बेसिकली कुछ लॉज होते हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को रेगुलेट करते हैं, उनको चलन में उनका ध्यान रखते हैं। अब दो तरह की हो गई, एक तो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, वो उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर आपको चलाने की स्थिति परमिशन देंगे जिस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर आप उसको रजिस्टर करा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने दिल्ली में कराया, हरियाणा में कराया, पंजाब में कराया, तो आपका डोमेन जो होगा वो पूरे इंडिया में ना होके वो सिर्फ वहां तक कन्फाइन रह जाएगा, उस पर्टिकुलर स्टेट तक। तो ये हो गया एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्टेट के लिए। इसी तरह मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी होती हैं। 2002 में नेहा जी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट आया था एग्जिस्टेंस के अंदर। इसमें भी बेसिकली मल्टी स्टेट, जैसा कि नाम ही बता रहा है कि मल्टी स्टेट मींस खूब सारे स्टेट्स जिन के अंदर आप वो उसको ऑपरेशनल करना चाहते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा स्टेट के अंदर अगर आपको कराना है तो आपको मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा और फिर उसके बाद आप अपनी एक्टिविटीज उन सभी स्टेट्स में जिनमें आपने कहा है, उन स्टेट्स में आप अपना, जैसे चेन ऑफ हॉस्पिटल्स होती है, चेन ऑफ हाउसिंग सोसाइटीज होती है, चेन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं। तो ये तभी एक सोसाइटी तभी ये कार्य कर पाएगी उस पर्टिकुलर मल्टी स्टेट्स में जब आप अपने आप को मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उस एक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन आपके ऊपर फॉलो करती है। नेहा जी, ये तो रही एक अच्छी चीजें जो सोसाइटीज के बारे में हमें बताते हैं कि सोसाइटी एक्ट कैसे करती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने भी एक्टिविटीज एक सोसाइटी में होंगी वो सारी की सारी प्रॉफिट मेकिंग होंगी, ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है कि बेसिकली जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि जो फाइनेंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ ए पर्टिकुलर सोसाइटी। सोसाइटी को जब आपने चलाना है तो उसके लिए फाइनेंस का बहुत बड़ा रोल है। इनवाइट करेगी लोगों से कि शेयर्स बाय करें और उसमें इन्वेस्ट करें। अब ये जो पैसा कलेक्शन होगा ये वो अपनी एक्टिविटीज के अंदर उसके अंदर लगाएंगे। अब किसी कारण से मान लीजिए कि वो पर्टिकुलर हॉस्पिटल या वो पर्टिकुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं चला, तो ऐसे में क्या लोगों का पैसा खत्म हो गया या वो लोग उसकी क्या स्थिति होगी उस टाइम पे ये भी बहुत जरूरी है जानना। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में क्या है कि ऐसा नहीं है कि सोसाइटी आपने बना ली और आप नुकसान झेल रहे हैं तो आप अपना पैसा बंद करो, शटर करो और अपने चल दो घर पे, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको वाइंडिंग अप जो प्रोसीडिंग्स हैं वो उसके अंदर इनिशिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी रजिस्टर्ड सोसाइटी है, इसलिए आपका एनुअल ऑडिट भी होगा कि और आपके बही खाते देखे जाएंगे कि आपकी कितनी इनकम है, क्या एक्सपेंडिचर्स हैं, कैसे कैसे आप उसको यूज कर रहे हैं, मिसयूज तो नहीं कर रहे हैं, साइफनिंग ऑफ फंड्स तो नहीं हो रहा है। इस तरह के बहुत सी चीजें होती हैं जिसे कि गवर्नमेंट के ऑडिटर्स उसको टाइम ईयरली बेसिस के ऊपर उसको परखते हैं, देखते हैं। बिल्कुल। जी, तो उसके बाद नेहा जी
अब सपोज कीजिए कि किसी ये सोसाइटी कोई बिल्कुल इसमें वॉच किया जाता है और जाहिर तौर पर सहकारी समिति से जुड़ी हुई जानकारी प्रदीप जी लगातार आपको दे रहे थे। बहरहाल वक्त की कमी है सर, और हम तो चाहते हैं कि आपसे और ज्यादा इंफॉर्मेशन ले, लेकिन वक्त की कमी है, इस वजह से बहुत शुक्रिया करना पड़ेगा आपका यहीं पर। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। लीगल हेल्पलाइन में तमाम दर्शक भी हमारे साथ जुड़े, हालांकि कुछ लोगों से बात हो भी पाई, लेकिन इसके साथ ही ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जानना कि सहकारी समिति की आखिर क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे चलती है, कैसे रन करती है, जिसका जो जवाब है वो बखूबी दिया प्रदीप जी ने। बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।